हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आपको ई नोट्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, उसको जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा, वहां से आपको ई नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आते हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसके एक तरफा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के ऊपर। जी हाँ, ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट है। ठीक है, मतलब फर्स्ट पार्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक डिलीवर कर दिए गए थे। प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, इस वीडियो के ठीक ऊपर वाला वीडियो होगा। ठीक है, और अब जो इसका आखिरी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 18 तक, वो लेकर के आ गया हूं आप लोग के लिए। तो चलिए बिना समय लगाए स्टार्ट करते हैं और आपको लेकर के आते हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बेसिक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्या लिखा है? इन एक्सरसाइज 2.9 एंड 2.10, मतलब एनसीईआरटी में सेकंड चैप्टर था, तो 9th और 10th क्वेश्चन, एनसीईआरटी का 9th और 10th क्वेश्चन, जो कि ऑब्वियसली पिछले वाले पार्ट में करवाया हुआ है। तो वहां पे क्या करा था कि वी हैव केयरफुली डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, वहां पे हम लोगों ने एवरेज स्पीड, एवरेज की बात चल रही है, इसका मतलब कोई बहुत छोटा टाइम इंटरवल नहीं होगा, एक डिसेंट टाइम इंटरवल रहा होगा। ठीक है, दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है इंस्टेंटेनियस और एक होता है एवरेज। ठीक है, अगर आप एवरेज की बात कर रहे हो ना, इसका मतलब कि एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम इंटरवल रहा होगा। ठीक है, तो यहां पे कहा गया है कि वी हैव केयरफुली डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन एवरेज स्पीड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ओके, डन। No such distinction is required या फिर it is necessary when we consider instantaneous speed and magnitude of velocity। ठीक है, मतलब जब आप instantaneous speed और magnitude of velocity की बात करते हो तो यहाँ पे ना कोई भी इस तरह का आपको एवरेज लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, वहाँ पे कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता है। बेसिकली मोटा मोटी तौर पे बात यह है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता है, कोई अलग अलग तरह की चीजें नहीं होती है। द इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये तो सत्य वचन है भैया, ये है बिल्कुल सत्य वचन कि द इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ये पूछा है कि भाई ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो एक काम करो बेटा, एक बार सवाल देख लो अपने हिसाब से, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आप लोग प्रॉपर तरह से क्वेश्चन को तो एटलीस्ट देख पाएं। चलें, अब आपको लेकर के आते हैं इसके प्रॉपर सोल्यूशन के ऊपर। बेसिक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, तो यहां पे आपको ये लिखना पड़ता है कि व्हेन वी आर कंसर्न्ड विद द इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, तो आप ना बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल लेके चलते हो। ठीक है, मैंने पहले ही इस बात को क्लियर कर दिया था कि जब आप एवरेज की बात करेंगे तो फिर आप एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम इंटरवल लेके चलेंगे, लेकिन जब आप इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो फिर कोई आपके पास ना कोई बड़ा टाइम इंटरवल नहीं है, बहुत ही छोटा टाइम फ्रेम होगा। और उस छोटे से टाइम फ्रेम में इट इज सपोज दैट द बॉडी विल नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। ठीक है, उस छोटे से टाइम इंटरवल के अंदर जो बॉडी है वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी। और अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है और बॉडी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है तो जो पाथ लेंथ है ना, ट्रैवल जो पाथ लेंथ है, वो दरअसल डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाता है। अगर पाथ लेंथ डिस्प्लेसमेंट के बराबर है तो स्पीड जो है वो वेलोसिटी के बराबर है इंस्टेंटेनियसली। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ना, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, ये जो दो वर्ड आपको दिखाई देते हैं ना, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, तो आपको इसके बारे में एक बात बहुत ही शानदार तरह से पता होनी चाहिए कि जहां तक आप एवरेज की बात करेंगे, ठीक है, तो एवरेज में क्या होता है कि टाइम इंटरवल, जहां तक एवरेज की बात आप करेंगे तो एवरेज में क्या होता है कि टाइम इंटरवल इज कंसिडरेबल, मतलब बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल नहीं होता है, टाइम इंटरवल इज कंसिडरेबल। और जहां तक आप इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो यहां पे आप कह सकते हैं कि टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल। जहां तक आप इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो वहां पे टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, मेरे ख्याल में ये वाला फंड आपके दिमाग में जा रहा होगा, है ना। अब यहाँ पे एकदम सवाल के शब्दों में ही चलते हैं और वैसे ही आंसर देंगे। ठीक है, तो पूछा हुआ है कि द इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो अब इसको लिख देते हैं, व्हेन वी आर कंसर्न्ड, भाई साहब मेरे साथ साथ लिखते हुए चलिएगा, व्हेन वी आर कंसर्न्ड विद द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, व्हेन वी आर कंसर्न्ड विद द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, जब हम इंस्टेंटेनियस वैल्यूज से कंसर्न्ड होते हैं तो व्हेन वी आर कंसर्न्ड विद द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, व्हेन वी आर कंसर्न्ड विद द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, देन होता क्या है ना उस समय, व्हेन वी आर कंसर्न्ड विद द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, देन इट इज सपोज्ड
अपन ऐसा मान के चलते हैं कि भैया डायरेक्शन वगैरह कुछ चेंज नहीं हो रही, इतने स्मॉल टाइम इंटरवल में क्या ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। देन इट इज सपोज्ड दैट जो डायरेक्शन है बॉडी की वो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। दैट द डायरेक्शन, इट इज सपोज दैट द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी इज नॉट चेंजिंग या फिर डज नॉट चेंजेस, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ द बॉडी डजंट चेंजेस। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ तो बेटा जो एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रैवल्ड है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। देयरफॉर द एक्चुअल पाथ लेंथ, देयरफॉर इसके वजह से क्या होता है कि जो एक्चुअल पाथ है, देयरफॉर द एक्चुअल पाथ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। देयरफॉर जो एक्चुअल पाथ होगा उस वो एक्चुअल पाथ जो है ना वो इज इक्वल टू, Therefore जो एक्चुअल पाथ है इट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। जो एक्चुअल पाथ हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के बराबर, और वेलोसिटी जो है वो हो जाएगी किसके बराबर, वो हो जाएगी स्पीड के बराबर, ठीक है। ड्यू टू विच, बिकॉज ऑफ विच द इंस्टेंटेनियस स्पीड, भाई डायरेक्शन का चेंज तो है ही नहीं, यू आर ओनली प्लेइंग विद द मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन का चेंज तो है नहीं, यू आर ओनली प्लेइंग विद द मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड तो स्पीड के बराबर ही होता है, ठीक है, स्पीड ही है मैग्नीट्यूड। ड्यू टू बिकॉज ऑफ विच द इंस्टेंटेनियस स्पीड is equal, because of which the instantaneous speed is equal to the velocity या the magnitude of velocity only. Instantaneous speed is equal to the magnitude of velocity only. The magnitude of velocity only. It's as simple as that, ठीक है। मेरे ख्याल से पहले वाले का आंसर आपके दिमाग में बखूबी जा चुका होगा। तो अगर आप लोगों ने सवाल का स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो सवाल का स्क्रीनशॉट ये ले लीजिए बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया, 3 2 1 रेडी गो डन। चलो अब उसके बाद फिर ये रहा आपके पास पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन। मेरे साथ साथ अगर आपने लिखते हुए चल रहे थे तो इससे प्यारी बात नहीं हो सकती। अगर ऐसा नहीं करा है तो भाई अब लिख लो यार। चले आगे बढ़े, ओके, दिस इज ऑल क्लियर फॉर यू, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे लेकर के आते हैं आपको, ठीक है। लुक एट द ग्राफ्स A to D। यहाँ पे 4 ग्राफ बने हुए हैं बेटा, A से लेकर के D तक यहाँ पे बने हुए हैं कुल मिलाकर के 4 ग्राफ्स, ठीक है। अब क्या पूछा है, केयरफुल लुक एट द ग्राफ्स केयरफुली। ओके सर जी देख लेंगे। विथ स्टेट विथ रीजंस विच ऑफ दीज कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है। तो इनमें से कौन सा जो है ना वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा वन डायमेंशनल मोशन ऑफ अ पार्टिकल। इन गिवन ग्राफ्स को देखते हुए मैं आपसे एक बात जरूर कह सकता हूं कि अगर किसी ग्राफ में आपको एक टाइम इंस्टेंट के लिए 2 पोजीशन दिख जाते हैं, ठीक है, अगर आपको किसी ग्राफ में एक टाइम इंस्टेंट के लिए 2 अलग अलग पोजीशंस दिख जाते हैं तो वहीं पे सिरे से इस बात को नकार दो कि वो वन डायमेंशनल मोशन है। बिकॉज वन डायमेंशनल मोशन में फॉर अ गिवन टाइम इंस्टेंट, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए आपको पोजीशन की एक ही पॉसिबल वैल्यू मिल सकती है, मल्टीपल वैल्यूज नहीं मिल सकती। मल्टीपल वैल्यूज मिल रही है इसका मतलब वो वन डायमेंशनल मोशन नहीं है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जरा ना ये पहले वाले ग्राफ पे अगर आप गौर करें तो मजा आ जाएगा, ठीक है। मैं ना एक एक करके हर ग्राफ के बारे में आपको डिस्कस करता हूं, ठीक है। तो पहले मैं आपसे बात कर लेता हूं इसमें ए के बारे में। अगर आप ए वाले ग्राफ पे फोकस करेंगे, तो ए वाला जो ग्राफ है आपका वो कैसा बनने वाला है, जरा ध्यान देते हुए चलेगा, कुछ इस तरह, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं 2 अलग अलग टाइम इंस्टेंट लूंगा, जैसे मतलब अगर मैं एक टाइम इंस्टेंट लूंगा तो मान ली ये मैंने टाइम इंस्टेंट लिया, ठीक है, तो इसके लिए पोजीशन ये भी आ रही है, पोजीशन ये भी आ रही है। तो फॉर अ गिवन टाइम इंस्टेंट अगर 2 अलग अलग पोजीशंस आ रही हैं इसका मतलब ये वन डायमेंशनल मोशन नहीं है। इट्स एज सिंपल एज दैट। इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए फिर, बहुत शानदार। तो ये वाला मसला जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो मैं इसमें लिख देता हूं कि इसको मतलब खारिज करने के पीछे का अपना रीजन क्या है, ठीक है, कि फॉर वन इंस्टेंट ऑफ टाइम होता ये है कि इस केस में अगर देखा जाए तो किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए बॉडी के पास ना 2 पोजीशन है अलग अलग, ठीक है। किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए बॉडी के पास 2 अलग अलग पोजीशन है। तो फॉर वन इंस्टेंट ऑफ टाइम द बॉडी इज हैविंग 2 डिफरेंट पोजीशंस। द बॉडी इज हैविंग 2 different positions which is not possible. The body is having 2 different positions
द बॉडी इज हैविंग टू डिफरेंट पोजीशंस, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल किसके लिए बेटा, किसके लिए, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर अ बॉडी इन 1D, फॉर अ बॉडी विच इज नॉट पॉसिबल फॉर अ बॉडी इन 1 डायमेंशनल मोशन, फॉर अ बॉडी इन 1 डायमेंशनल मोशन, फॉर अ बॉडी इन 1 डायमेंशनल मोशन। तो मेरे ख्याल से आप इस पूरी कहानी को समझ गए होंगे। तो अब जो मैंने आपके लिए यहाँ पे थ्योरी लिख दी है ना बेटा, उसको प्लीज लिख देना, बिकॉज आपके पूरे कार्यक्रम को बहुत सपोर्ट देने के लिए ये थ्योरी आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। चलो, बहुत शानदार, डन 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 डन। अब मतलब पहले वाले ने तो रिप्रेजेंट नहीं करा 1 डायमेंशनल मोशन को, ठीक है। यहां पूछा है कि विच ऑफ दीज कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट 1 डायमेंशनल मोशन, तो पहला वाला तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं बी वाले के ऊपर। बी वाले में ग्राफ कैसा बन रहा है भाई साहब, ध्यान रखना कि ये पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं है, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ध्यान दीजिएगा, ये पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं है, ये है अपने पास क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अब अगर यहां पे देखा जाए तो किसी भी गिवन टाइम इंस्टेंट के लिए, किसी भी गिवन टाइम इंस्टेंट के लिए बॉडी के पास पॉजिटिव वेलोसिटी भी है और उसी समय पे बॉडी के पास नेगेटिव वेलोसिटी भी है, ये भी पॉसिबल नहीं होता है किसी बॉडी के लिए जो कि 1 डायमेंशन में मूव करिए, ठीक है भाई। या तो होगी पॉजिटिव वेलोसिटी या तो होगी नेगेटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वेलोसिटी होना, वो भी एट द सेम टाइम, दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर अ बॉडी मूविंग इन 1 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। तो अपन इसको लिख देते हैं कि यहां पे कहेंगे फॉर द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, यहां पे लिख देंगे अपन फॉर द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, यहां पे अपन लिख देंगे फॉर द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, यहां पे अपन लिख देंगे फॉर द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम द बॉडी इज हैविंग, for the given instant of time the body is having positive as well as negative velocity, the body is having positive as well as negative velocity, as well as negative velocity। तो इस बॉडी के पास पॉजिटिव वेलोसिटी भी है, नेगेटिव वेलोसिटी है, which is not possible for a body moving in 1 dimension, ठीक है, which is not possible for a body moving in 1 dimension, which is not possible for a body moving in 1 dimensional motion, it is as simple as that। तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये वाली पूरी कहानी बेहतरीन तरह से समझ में आ गई होगी, which is not possible for a body moving in 1 dimensional motion, it is as simple as that। तो भैया ये वाला भी रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा, पहला वाला भी रिप्रेजेंट नहीं कर पाया 1 डायमेंशनल मोशन को, और दूसरा वाला भी रिप्रेजेंट नहीं कर पाया 1 डायमेंशनल मोशन को, तो हटाओ जी इसको भी। अब उसके बाद आते हैं ये तीसरे वाले के ऊपर। भाई तीसरे वाले में तो एक बात मेरे को अभी देख के समझ में आ रही है कि ये कोई वेलोसिटी तो है नहीं कि पॉजिटिव भी हो सके और नेगेटिव भी हो सके। भाई स्पीड नेगेटिव कब से होने लगी, स्पीड तो नेगेटिव होती ही नहीं है ना भाई, स्पीड इज जस्ट द मैग्नीट्यूड यार, वो कैसे नेगेटिव होगा। तुम मुझसे बोल दो कि सर वेलोसिटी है -10 मीटर पर सेकंड, तो मैं समझूंगा कि हाँ भैया, मैं अगर इस डायरेक्शन को मानता हूं पॉजिटिव, और कोई बच्चा आके मुझे बोल दे कि सर एक व्हीकल है उसकी वेलोसिटी है -10 मीटर पर सेकंड, तो मैं समझ जाऊंगा कि सिंस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो इसको डायरेक्शन देना लाजमी बात है। अब कोई मुझे बोल रहा है कि सर वेलोसिटी +10 मीटर पर सेकंड नहीं है -10 मीटर पर सेकंड है, तो मैं पलट जाऊंगा, वहां मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगर आप मुझसे ऐसी बातें स्पीड में करोगे तो फिर वो बात क्या हजम नहीं होती है, बिकॉज स्पीड यार, स्पीड इज जस्ट द मैग्नीट्यूड, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सी वाला तो तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore this graph also does not represent, therefore this graph also does not represent 1 डायमेंशनल मोशन। ये वाला ग्राफ भी जो है ना वो 1 डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये वाला ग्राफ भी जो है ना वो 1 डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, इट्स एज सिंपल एज दैट। ये रहेगा आपका सी का आंसर। अब आपको लेकर के आते हैं डी पे। तो सर कौन सा वाला कर रहा है, ए नहीं कर रहा रिप्रेजेंट, बी नहीं कर रहा रिप्रेजेंट, सी नहीं कर रहा रिप्रेजेंट, अब जरा डी पे देख लो बेटा। अब तुम्हारा क्या ना जो उत्साह था है ना वो और बढ़ जाएगा, क्योंकि जो डी वाला है ना, मजे की बात तो ये कि डी वाला भी 1 डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि डी वाले में दिख रहा है कि भाई पाथ लेंथ मेरे को डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। क्या तुम समझे मेरी बात, नहीं समझे? देखो भाई टाइम बढ़ रहा है तो पाथ लेंथ बढ़ रहा है, ये देखो पाथ लेंथ बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पाथ लेंथ को बढ़ना ही चाहिए। लेकिन अब उसके बाद क्या हो रहा है कि टाइम बढ़ने के साथ साथ पाथ लेंथ डिक्रीज हो रहा है। क्या आप कह रहे हो भाई तुम
टाइम और बढ़ रहा है तो पाथ लेंथ जो है वो डिक्रीज हो रहा है, फिर से इंक्रीज हो रहा है, फिर से डिक्रीज हो रहा है। भाई अगर बॉडी मोशन में है तो पाथ लेंथ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे 3 चक्कर भी काट लू ना सर्कुलर पाथ में, तो ऐसा नहीं कि सर आप तो चल करके वापस वहीं पे आ गए तो डिस्टेंस कैसे आपका बढ़ गया। अरे भाई डिस्प्लेसमेंट की अगर तुम बात करोगे तो वो जरूर जीरो हो जाएगा, लेकिन पाथ लेंथ में तो अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो वो गिनती में आ जाएगा। आया समझ? तो पाथ लेंथ कैन नेवर डिक्रीज, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि पाथ लेंथ कैन नेवर डिक्रीज। तो डी वाला भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे अपन कि पाथ लेंथ माफ कीजिए, पाथ लेंथ नेवर डिक्रीजेस। पाथ लेंथ कभी डिक्रीज थोड़ी होगा भैया, पाथ लेंथ तो इंक्रीज ही होता है, याद रखना। पाथ लेंथ को आप डिस्प्लेसमेंट से कंफ्यूज मत कर लेना, पाथ लेंथ जो होता है ना वो डिस्टेंस का मसला होता है, ठीक है। तो पाथ लेंथ नेवर डिक्रीजेस, देयरफॉर इट आल्सो डज नॉट represent one dimensional motion. This also does not represent body moving in one dimensional motion. This also does not represent body moving in one dimensional motion. This also does not represent body moving in one dimensional motion. It's as simple as that. यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, डन 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 डन। अब जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके ओके ओके, चलो भाई बहुत बढ़िया, शानदार। तो अपने पास ए बी सी डी ऑल डन हो चुका है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। फिगर शोज द एक्सटी प्लॉट, एक्स का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम प्लॉट की बात हो रही है। फॉर वन डायमेंशनल मोशन ऑफ अ पार्टिकल, इज इट करेक्ट टू से फ्रॉम द ग्राफ दैट द पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन फॉर टी इक्वल टू 0, टी लेस देन 0 एंड ऑन अ पैराबोलिक पाथ फॉर टी मोर देन 0, ठीक है। भाई यार इस ग्राफ को देखते हुए चलना। कई लोग का दिमाग क्या चमकता है ना, वो सोचते हैं कि ग्राफ अगर ऐसा बना है तो बॉडी भी ऐसे ही मूव कर रही होगी। भाई इससे बेकार बात मैंने सुनी नहीं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ग्राफ ऐसा बना हुआ है तो आप ये मत सोचो कि बॉडी भी ऐसे ही लहराते हुए घूम रही है, ठीक है। भाई घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि बॉडी जो है ना वो ऐसे मूव करेगी। तुमको चमकी पूरी बात, तो लोग यहां पे कंफ्यूजन पैदा कर लेते हैं खुद के लिए कि अरे यही ट्रैजेक्टरी है क्या। अरे नहीं है भैया, ये ट्रैजेक्टरी नहीं है, ये सिर्फ प्लॉटिंग है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जो प्लॉटिंग है ना ये किसके लिए होती है। अगर एक बॉडी है, ठीक है, जिसको गिरा दिया गया है, ठीक है, एक बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग, उसके टॉप से किसी को गिरा दिया गया है। अगर आप लोगों ने बाजीगर मूवी देखी है, क्योंकि जब मैं समझाता हूं ना ये तो मेरे दिमाग में बाजीगर का सीन आता है, तो अगर आप लोगों ने बाजीगर मूवी देखी है तो मुझे आपको पता है कि मैं किस पर्टिकुलर सीन की बात कर रहा हूं आपसे, है ना। तो जब भी कोई बॉडी बहुत हाइट से गिरती है नीचे की तरफ तो वो ग्रेविटी के अनुसार गिर रही है, ठीक है। उस पर क्या काम कर रहा है, ग्रेविटी के हवाले गिर रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रहा है। और वहां पे पोजीशन ना कोई लीनियरली चेंज नहीं हो रहा है, पोजीशन बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है। तो जब पोजीशन बहुत रैपिडली चेंज होगा मतलब ये देखो भाई, इतने टाइम इंस्टेंट में सिर्फ इतना पोजीशन का चेंज आया। अब जब मैं इतना ही टाइम इंस्टेंट और ले लूंगा तो भैया ज्यादा पोजीशन का चेंज आ गया। जब मैं इतना ही टाइम इंस्टेंट और ले लूंगा तो भाई बहुत ज्यादा पोजीशन का चेंज आ गया। तो ऐसा कार्यक्रम तब होता है, ऐसा कार्यक्रम तब होता है व्हेन अ बॉडी इज फ्रीली फॉलिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन, ठीक है। तो पहली बात तो ये समझ जाओ बेटा कि ये जो है ना, ये आप इस ग्राफ को देख के ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते। देखो ना, ये इस स्ट्रेट लाइन को देख करके लोग क्या बोलते हैं कि जब t इक्वल टू 0 है तो क्या बॉडी वॉज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अरे t इक्वल टू 0 का मतलब ये, मतलब t इज लेस देन 0 पे जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है ना वो दरअसल ये बता रहा है कि पोजीशन बॉडी की चेंज ही नहीं हो रही है। तो लोग क्या सोच रहे हैं कि अरे ये स्ट्रेट लाइन है तो बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही होगी, जबकि असली में बात ये है कि बॉडी मूव ही नहीं कर रही, बॉडी का पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज ही नहीं हो रहा है, तो बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूं कि इनफैक्ट होता क्या है, मैं लिख दूं कि इनफैक्ट होता क्या है, अगर t इज लेस देन 0, ठीक है, तो ग्राफ के अनुसार क्या हो रहा है कि बॉडी का जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बॉडी इज एट रेस्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है। और अगर आप आगे ग्राफ को चेक करते हैं, ठीक है, आगे मतलब व्हेन t इज मोर देन 0, अगर आप ग्राफ को आगे चेक करेंगे व्हेन t इज मोर देन 0, तो ये कर्वेचर जो है वो पैराबोलिक है,
ये कर्वेचर जो है वो पैराबोलिक है। लेकिन इसको देख के आप ये नहीं बोल सकते कि सर पैराबोलिक कर्वेचर है तो मतलब बॉडी ऐसे ही इस तरफ ही मूव कर रही है क्या? अरे नहीं भाई, वो तो ग्राफ है, ठीक है। ये पैराबोलिक कर्वेचर जो है ना, ये बिल्कुल नहीं शो कर रहा कि बॉडी ऐसे ही मूव कर रही है। तो मैं लिख देता हूं उसको कि फॉर टी इज मोर देन 0 बॉडी इज नॉट मूविंग on a parabolic path. The body is not moving on a parabolic path. इसका अल्टीमेटली मतलब क्या है कि सवाल में क्या पूछा हुआ था? If not, अच्छा एक सेकेंड, is it correct to say from the graph that the particle moves in a straight line? No, no, no. तो मैं इसको लिख देता हूं कि no, we cannot say so. लिख दीजिएगा, no, we cannot say so because the graph does not represents the trajectory। भाई जो पूरी ट्रैजेक्टरी है ना, जो तुम सोच रहे थे कि अच्छा ऐसे करके ऐसे निकल गई, भाई ऐसा कुछ नहीं हो रहा। वो ट्रैजेक्टरी है। ग्राफ जो है ना, वो कोई ट्रैजेक्टरी वगैरह शो थोड़ी ना करता है, ठीक है। तो ग्राफ डज नॉट रिप्रेजेंट्स द ट्रैजेक्टरी। ग्राफ डज नॉट रिप्रेजेंट्स द ट्रैजेक्टरी, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल तुमको मैं दूं क्या? बहुत सिंपल सा एग्जांपल तुमको मैं दे रहा हूं, ठीक है। जैसे मान ले क्या है कि एक ना रोड है, गड्ढा है, और फिर ये ऐसा गया, ठीक है। अब जरा मेरी बात पे गौर करते हुए चलना। एक बॉल है, ठीक है। जब ये बॉल यहां पे आएगी तो जैसे बॉल नीचे की तरफ जा रही होगी तो एक बात तो श्योर है कि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी, हाँ कि ना। जब ये बॉल नीचे की तरफ जा रही है तो नीचे जाने के टाइम पर इसकी वेलोसिटी जो है ना वो इंक्रीज हो रही होगी। तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी इज द केस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आकर के इसकी वेलोसिटी जो है ना वो हो गई होगी मैक्सिमम। तो यहाँ पे आकर के इसकी वेलोसिटी हो गई होगी मैक्सिमम, ठीक है। और उसके बाद जब ये बॉल वापस ना बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ मोशन, जब ये बॉल वापस ऊपर की तरफ चढ़ने का ट्राई कर रही होगी, तो आप भी जानते हैं कि भाई यहाँ पे आते आते ऊपर जाने के टाइम पे बॉडी की जो वेलोसिटी है ना वो डिक्रीज हो रही होगी। आप भी जानते हैं कि यहाँ पे ऊपर की तरफ जाने के टाइम पे बॉडी की जो वेलोसिटी है ना वो डिक्रीज हो रही होगी। तो वेलोसिटी डिक्रीजेस, ऊपर जाने के टाइम पे क्या हो रहा होगा बेटा? बॉडी की जो वेलोसिटी है ना वो डिक्रीज हो रही होगी। तो ये इसका एक्चुअल पाथ है ना। ये क्या है इसका बेटा? ये इसका एक्चुअल पाथ है। लेकिन जब मैं इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊंगा ना, लेकिन जब मैं इसका वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाऊंगा ना, तो जरा गौर करना क्या मस्त चीज होने वाली है। यहीं से पल्ले पड़ता है कि भाई ट्रैजेक्टरी अलग होती है और ग्राफ अलग होता है। ये वेलोसिटी और टाइम ग्राफ की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है भाई। जैसे ही मान ले कि ये है अपने पास t इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पे अपने पास जो है ना टाइम इक्वल टू कितना है? 0 मान लेते हैं। और यहाँ पे जो टाइम है ना उसको अपन मान लेते हैं t के बराबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो भाई जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि t इक्वल टू 0 पे बॉल नीचे की तरफ जा रही है ना, तो अपन अगर यहाँ पे अपन गौर करेंगे ना, तो जब टाइम इक्वल टू 0 अपन लेंगे तो जब बॉल नीचे की तरफ जा रही है, बॉल जा भरे ही नीचे रही है लेकिन उसकी वेलोसिटी तो बढ़ रही है ना। अब मेरी बात सुनना, बहुत जबरदस्त चीज है बेटा। बॉल भले ही नीचे जा रही है लेकिन बॉल की जो वेलोसिटी है वो तो बढ़ रही है ना। तो बॉल की वेलोसिटी जाएगी बढ़, और उसके बाद क्या हो रहा है कि बॉल की जो वेलोसिटी है वो यहां पे हो रही है मैक्सिमम। लेकिन जब मैं ग्राफ पे बनाऊंगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी यहां कहीं आएगी ना भाई। जब मैं ग्राफ पे बनाऊंगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो यहां कहीं आएगी ना। और उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद फिर ऊपर जाने के टाइम पे बॉडी की वेलोसिटी हो रही है डिक्रीज, लेकिन जब बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो ग्राफिकली वो ग्राफ नीचे गिर जाएगा। ये वाला फंडा आया समझ? तो भाई इसका पाथ, इसका रियल ट्रैजेक्टरी कुछ और है। दिस इज ऑल अबाउट द रियल ट्रैजेक्टरी। दिस इज ऑल अबाउट द रियल ट्रैजेक्टरी। इसका रियल ट्रैजेक्टरी जो है वो कुछ और है, लेकिन इसका जो ग्राफ बन रहा है वो कुछ और तरह का बन रहा है। कर्वेचर इसका डाउन है, कर्वेचर इसका अप है। इसका मतलब ग्राफ जो होता है ना वो बॉडी की ट्रैजेक्टरी को शो नहीं कर रहा है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये रहेगा अपना आंसर। मेरे ख्याल से आप लोग को बखूबी समझ में आ गया होगा। पक्का? 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन, ठीक है। तो ये वाला फंडा आप लोग को बेहतरीन तरह से समझ में आ चुका है, हाँ कि ना? ओके डन।
हाँ, और इफ नॉट सजेस्ट अ सुटेबल फिजिकल कॉन्टेक्स्ट फॉर दिस ग्राफ। तो मैंने कहा था ना कि ये वाला जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है, ये वाला जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है, ये ऐसी बॉडी के लिए ग्राफ हो सकता है जिस बॉडी को फ्री फॉल में करवा दिया गया है एट t इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं कि द करेक्ट फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, the correct physical context, the correct physical context is that of a body, is that of a body, the correct physical context is that of a body which is falling freely, which is falling freely at t equal to 0। उस वाली बॉडी के लिए जो पोजीशन टाइम ग्राफ है वो बिल्कुल सटीक इस तरह से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। चलो भैया, बहुत शानदार, एक तरफा जबरदस्त। आ जाओ। अ पुलिस वैन मूविंग ऑन अ हाईवे विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फायर्स अ बुलेट। ठीक है, मतलब पुलिस की जो स्पीड है ना वो है 30 किलोमीटर पर आवर। पुलिस की जो स्पीड है वो है 30 किलोमीटर पर आवर। सब कुछ बाद में कन्वर्ट कर लेंगे अपन या मीटर पर सेकंड में। तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस इज 30 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, फायर्स अ बुलेट एट अ थीव्स का, टक्क करके एक बुलेट जो है ना वो फायर कर दिया चोर की कार के ऊपर, स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन। ऑब्वियसली पुलिस और चोर कभी आसपास ऐसे क्यों आएंगे भाई, अगर पुलिस ऐसे जा रही है तो चोर भी उस तरफ भाग रहा होगा ना। इनफैक्ट पुलिस पीछे होती है, चोर आगे होता है। ठीक है, तो अवे इन द सेम डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ 192 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसका मतलब जो थीफ है उसकी जो गाड़ी है, वेलोसिटी ऑफ थीफ जो है ना वो कितना है 192 kmph या 192 किलोमीटर पर आवर। ओके, डन 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 डन। इफ द मजल स्पीड ऑफ द बुलेट इज, मजल स्पीड का मतलब क्या होता है, तो बेटा मजल स्पीड का मतलब होता है कि जैसे ही गोली ने बंदूक को छोड़ा, ठीक है, जैसे ही फायर हुआ तो फायर होने के साथ, फायर होते ही बुलेट के पास जो स्पीड थी, गोली के पास जो स्पीड थी उसे कहा जाता है मजल स्पीड। ठीक है, तो मजल स्पीड कितनी है इस बुलेट की, वो है 150 मीटर पर सेकंड। भाई इसको एक काम करो ना, अभी के अभी कन्वर्ट करो यार मीटर पर सेकंड में। तो वेलोसिटी ऑफ मतलब किलोमीटर पर आवर में 150 मीटर पर सेकंड था भाई। 36 किलोमीटर पर आवर जो होता है वो होता है 10 मीटर पर सेकंड के बराबर। तो 36 में अपन ऐड, अच्छा एक सेकंड, ये था 150 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 36 किलोमीटर पर आवर होता तो ये हो जाता अपने पास कितना, ये अपने पास होता है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ये तुम्हारे पास कितना है भाई साहब, 150 मीटर पर सेकंड है। तो एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन 18/5 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 30 और 54 और ये 0 आ जाएगा 550 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द स्पीड ऑफ द बुलेट। ओके गुड, डन 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 डन। अब आपसे क्या पूछा हुआ है यहाँ पे यार, यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, विथ व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट द थीव्स कार। टक्क करके जो बुलेट है वो थीफ के कार को हिट करेगी, तो भाई साहब क्या स्पीड होगी, विथ व्हाट स्पीड विल इट हिट द थीव्स कार। ठीक है, अब जरा गौर करते हुए चलेगा, यहाँ बस एक ही पॉइंट है समझने लायक, वो ये है कि अगर गाड़ी रुकी होती पुलिस की, ठीक है, अगर पुलिस की जो गाड़ी है वो रुकी होती और उसके बाद फिर आपने फायर किया होता तो बुलेट के पास जो स्पीड होती ना वो कितनी होती, वो होती सिर्फ और सिर्फ 540 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बट हुआ क्या है कि सिंस पुलिस की वैन भी मूव कर रही है, ठीक है, अब उस चलती वैन में से दागा गया गोली। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होने वाला है, बुलेट के पास ना अब दो तरह की स्पीड होगी। कैसी, खुद की स्पीड तो होगी 540 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जिस एम्बॉडीमेंट के अंदर ये पूरा बुलेट और ये गन का सिस्टम मूव कर रहा है वो जो एम्बॉडीमेंट है उसकी खुद की वेलोसिटी कितनी है, उसकी खुद की वेलोसिटी है 30 किलोमीटर पर आवर। तो भाई साहब अब ये दोनों वेलोसिटीज ऐड होकर के बन जाएगी क्या, इस बुलेट की स्पीड। ठीक है, तो इफेक्टिव स्पीड ऑफ द बुलेट यहां मैं निकाल लेता हूं, इफेक्टिव स्पीड ऑफ बुलेट वो कितनी हो जाएगी भाई साहब, गाड़ी चल रही है उसकी स्पीड क्या है 30 किलोमीटर पर आवर और बुलेट की खुद की स्पीड कितनी है 540 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये हो जाएगा 570 किलोमीटर पर आवर। दिस इज गोइंग टू बी द इफेक्टिव स्पीड ऑफ द बुलेट। ठीक है, अब उसके बाद क्या पूछा हुआ है, बुलेट की स्पीड पूछी है रिलेटिव टू द थीव्स कार। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या हो जाएगा बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट with respect to thief,
भाई सब लोग जानते हैं यार कि रिलेटिव वेलोसिटी जब सेम डायरेक्शन में निकलती है तो आप उसको माइनस करते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी इफेक्टिव स्पीड ऑफ द बुलेट, इसको मैं वी डैश बोल देता हूँ। तो इफेक्टिव स्पीड ऑफ द बुलेट, तो अपने पास क्या हो जाएगा वी बी डैश, और माइनस करना पड़ेगा अपने को क्या, वेलोसिटी ऑफ द थीफ कार, तो वी टी, इसको अपन को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होगा अपने पास प्रॉपर आंसर। तो अब जरा ध्यान देते हुए चलेंगे, ये कितना हो चुका है अपने पास 570, माइनस करो थीफ की वेलोसिटी कितनी है 192 किलोमीटर पर आवर में आ रहा है सब कुछ, ठीक है, सब कुछ आ रहा है किलोमीटर पर आवर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बेटा एक काम करते हुए चलना ना यार 570 माइनस करना 200, 370, 370 प्लस 8 कर देना 378, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 378 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नाउ अगर आपको इसका आंसर मीटर पर सेकेंड में चाहिए तो आप एक काम कर सकते हैं, बिल्कुल 378 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 5 बाई किससे 18 से, ठीक है। 18 20 सा करोगे 360 पहुंच जाओगे, 21 करोगे 378 पहुंच जाओगे, 21 इंटू 5 करोगे तो 105 पहुंच जाओगे। तो अपना आंसर जो आएगा ना वो आ जाएगा 105, अपना जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 105 मीटर पर सेकेंड। इट्स एज सिंपल एज दैट। डन 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 डन, ये हो गया आपका कंप्लीट सोल्यूशन। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर अपन कहानी में आगे बढ़ने वाले हैं। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, मेरे ख्याल से आप लोग समझ चुके हैं। चलिए अब आपको लेके चलते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ। सजेस्ट अ सुटेबल फिजिकल सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स। ये तुम्हारे पास 3 तरह के ग्राफ्स गिवन है, आपको सबके लिए ना एक सुटेबल कंडीशन बताना है, एक सिनेरियो बताना है, एक सिनेरियो बताना है जिसके करस्पॉन्डिंग इस ये वाला ग्राफ वैलिड होगा, जिस एक अलग सिनेरियो के करस्पॉन्डिंग ये वाला ग्राफ वैलिड होगा, और एक अलग सिनेरियो के करस्पॉन्डिंग जो है वो ये वाला ग्राफ वैलिड होगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। सेल्फ ट्राई कर लो, बन गया तो बहुत शानदार, अदरवाइज फिर इसको मैं सॉल्व करवाता हूं। चलो ठीक है, बहुत शानदार। तो सवाल आप लोग ने देख लिया होगा, ग्राफ आप लोगों ने देख लिया होगा। अब इसका जो पूरा सीन है ना वो जरा सुनते हुए चलना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे ना पहले दिख रहा है कि पोजीशन जो है ना वो बढ़ रहा है, उसके बाद दिख रहा है कि पोजीशन जो है ना वो घट रहा है। पोजीशन का बढ़ना और पोजीशन का घटना हो रहा है, पहली बात तो ये, ठीक है। तो इसमें ए के अनुसार अगर चला जाए तो पोजीशन पहले बढ़ेगा, उसके बाद पोजीशन घट रहा है। तो मैं इसको लिख दूं क्या, पहले जो मैंने कंक्लूजन्स ड्रॉ करे हैं, जो कंक्लूजन्स मैंने ड्रॉ करे हैं इस ग्राफ को देख करके, वो ये है कि पोजीशन पहले इंक्रीज हो रहा है देन डिक्रीज हो रहा है, पोजीशन पहले इंक्रीज हो रहा है देन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो रहा है बेटा, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है भाई, यहाँ जो इनिशियल वाला पार्ट है ना अपने पास, वहां पे आप अगर देखें तो यहाँ पे ये एंगल बनेगा थीटा, जो कि अक्यूट एंगल होगा। अक्यूट एंगल होगा तो स्लोप होगा पॉजिटिव, स्लोप होगा पॉजिटिव मतलब वेलोसिटी होगी पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी दरअसल पॉजिटिव भी इंक्रीज भी हो रही है, पॉजिटिव भी और वेलोसिटी जो है इंक्रीज भी हो रही है बेसिकली। तो यहाँ पे दरअसल इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, पहले तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, टक्कर लगने के बाद जो वेलोसिटी है ना, यहाँ पे अगर आप देखें तो दिस इज द नेगेटिव स्लोप, दिस इज द नेगेटिव स्लोप। तो अगर ये, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल बन गया ना बेटा, ऑब्ट्यूस एंगल बन गया, नेगेटिव स्लोप चले आएगा, अक्यूट एंगल है तो पॉजिटिव स्लोप रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि रिड्यूस्ड वेलोसिटी तो हो चुकी है, नेगेटिव स्लोप आ गया, मतलब वेलोसिटी जो है ना वो रिड्यूस तो हो ही चुकी है और ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गई है। उसके बाद ये जो ग्राफ है ना, ये ओरिजिनल मीन पोजीशन को क्रॉस पास करते हुए निकल गया है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा, दैट्स व्हाई पोजीशन जो है वो नेगेटिव हो रहा है। उसके बाद ये एकदम थम गया है, इसका मतलब है कि रेस्ट पे आ गया। क्यों? बिकॉज देखो इसके बाद ये लाइन पैरेलल हो गई है टाइम एक्सिस के, इसका मतलब पोजीशन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, और पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है। अब इसका जो फिजिकल करेक्ट कॉन्टेक्स्ट होगा ना वो क्या होगा पता है, वो ऐसा कुछ होगा, जैसे मान ले फॉर एग्जाम्पल कि एक वॉल है, पूरा एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ बेटा, देखो पूरा का पूरा एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये मान ले एक वॉल है तेरे पास, ठीक है। अब क्या हुआ है ना कि यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर तो बनाना ही पड़ेगा अपने को, ग्राउंड फ्लोर तो बनाना ही पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो ये है इसका पूरा मान ले ग्राउंड फ्लोर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस पे ये वॉल लगी हुई है। अब क्या हुआ है ना कि एक बच्चा है जो कि यहाँ पे खड़ा होगा, मान लेते हैं कि वो जो बच्चा है वो यहाँ पे खड़ा होगा, ठीक है। अभी ये लात मारने वाला है एक फुटबॉल को, ठीक है।
तो मान ली ये फुटबॉल है, इस फुटबॉल को ना लात पड़ी, जब ये फुटबॉल आगे की तरफ मूव कर रहा है, जैसे इस फुटबॉल को लात पड़ेगी तो जैसे ही ये फुटबॉल ना आगे की तरफ मूव कर रहा होगा तो ये मूव कर रहा होगा विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज होते हुई नजर आ रही होगी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। उसके बाद अब देखो इस तरफ का जो पोजीशन है ना, इस तरफ का जो पोजीशन है ना, उसको लेके चलेंगे अपन पॉजिटिव, ठीक है। और ये जो है ना ये हो जाएगा पोजीशन x इक्वल टू 0, तो राइट वाला कैसा हो जाएगा हिस्सा पॉजिटिव और लेफ्ट वाला हिस्सा कैसा हो जाएगा नेगेटिव। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो पहले क्या हो रहा है कि इस बच्चे ने फुटबॉल को किक करा, जब फुटबॉल को किक करा तो फुटबॉल आगे की तरफ जा रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो आप ग्राफ में देख सकते हैं कि वेलोसिटी जो है ना वो हो रही है इंक्रीज, ठीक है। ऑब्जर्वेशन टाइम t इक्वल टू 0 से पहले स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो वेलोसिटी हो रही है इंक्रीज। उसके बाद क्या हुआ, टक्कर हो गई बॉल से, टक्कर हो गई वॉल से बेसिकली, ठीक है। जब टक्कर वॉल से हो गई ना तो फिर डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया गया है, मान ले प्लस एक, मतलब एक मैक्स डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर लिया गया है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ऑब्वियसली एक मैक्स डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया गया है विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, टक्कर होने के बाद ना बॉल जो है वो पीछे पलट गई। अब बॉल पीछे पलट गई, मुझे कैसे पता भाई, ये ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब पोजीशन जो है ना वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अब सर पोजीशन कम होने का मतलब क्या, देखो ये 0 था, ये मान ले 1 है, ये मान ले 2 है, ये मान ले 3 है, ये मान ले 4 है। अब जब टकरा करके पार्टिकल या जो फुटबॉल है वो जब पीछे की तरफ आएगा तो उसका पोजीशन कम हो जाएगा ना। टकरा करके जब पार्टिकल पीछे की तरफ आएगा तो उसका पोजीशन कम हो जाएगा, तो वेलोसिटी डिक्रीजेस। टकरा करके फुटबॉल जब पीछे की तरफ आएगा तो इसका पोजीशन जो है वो कम हो जाएगा, देयरफॉर वेलोसिटी डिक्रीजेस। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो गया भाई, इसके बारे में सोचना। किसके बारे में सर, मैं जो बता रहा हूं इसके इस लाइन के बारे में सोचना। ये लाइन आपसे क्या कहना चाह रही है, ये दिखा रही है कि पोजीशन नेगेटिव हो गया है। अब पोजीशन के नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि फुटबॉल जो है ना वो ऐसा नहीं कि इस बच्चे ने किक करा इसके ऊपर, इंक्रीजिंग वेलोसिटी से गई और डिक्रीजिंग वेलोसिटी से फुटबॉल पीछे की तरफ आ गई वापस, लेकिन इस बंदे के पास नहीं आई, ठीक है। इस बच्चे ने उस फुटबॉल को ना कैच नहीं करा, पकड़ा नहीं, और फुटबॉल उसको क्रॉस पास करते हुए पीछे की तरफ चली गई है। तो फुटबॉल जब इसको क्रॉस पास करते हुए, ये फुटबॉल थी, जब ये फुटबॉल इस बच्चे को क्रॉस पास करते हुए पीछे की तरफ निकल जाएगी तो पोजीशन जो है ना बिकम्स नेगेटिव। पोजीशन जो है ना वो बन जाएगी नेगेटिव, पोजीशन बन जाएगी नेगेटिव, ये दिख रहा है नेगेटिव। और उसके बाद ना ये जो ग्राफ है वो टाइम एक्सिस के हो चुका है पैरेलल। इसका मतलब टाइम भले ही चेंज हो रहा है लेकिन पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। टाइम भले ही चेंज हो रहा है लेकिन पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो जो फुटबॉल है ना, दिस बेसिकली कम्स टू रेस्ट ओवर हियर, दिस फुटबॉल फाइनली कम्स टू रेस्ट ओवर हियर, फाइनली एट रेस्ट, दिस फुटबॉल फाइनली कम्स टू रेस्ट ओवर हियर। तो मेरे ख्याल से ये वाला फंडा आप लोग को समझ में आ गया होगा बखूबी, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, उसका पूरा स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि इसका फिजिकल कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, ठीक है। तो फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल देना पड़ता है ना आपको, तो मतलब इस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग सबसे सटीक एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसके बारे में आपको बात करनी पड़ती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसका ये हो सकता है कि अ पर्सन किक्स अ बॉल विच वॉज इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है। पोजीशन इसका 0 था ना, पोजीशन जो था ना बॉल का वो इनिशियली 0 था, फिर अपन उसको किक करा तो वो ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ अपने को नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे अपन कि अ पर्सन किक्स अ स्टेशनरी बॉल, अ पर्सन किक्स अ स्टेशनरी बॉल एंड इट हिट्स द वॉल, एंड इट हिट्स द वॉल with increasing velocity, and it hits the wall, and it hits the wall with increasing velocity, एंड इट हिट्स द वॉल विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, जब जैसे हिट करा वॉल को तो वो रिबाउंड कर गई विथ डिक्रीजिंग वेलोसिटी। मैं डिक्रीजिंग वेलोसिटी क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज स्लोप जो है ना बेटा वो नेगेटिव हो चुका है। आप देख रहे हैं इसमें एक के, देखो वो वाई एक्सिस को टच करने के बाद का ये जो यहां से यहां तक का स्लोप है वो नेगेटिव स्लोप हो गया बेटा। नेगेटिव स्लोप हो गया मतलब वेलोसिटी जो है ना वो पहली बात तो डायरेक्शन चेंज हो गई, ठीक है। तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी एंड देन रिबाउंड्स, and then rebounds with decreasing velocity, and then rebounds with decreasing velocity, and then rebounds with decreasing velocity, ठीक है। अब जब decreasing velocity से rebound करेगा तो क्या होगा कि इस बच्चे के पास नहीं आ रहा, इस बच्चे को वो क्रॉस पास करके बॉल निकल चुकी है, ठीक है। द बॉल क्रॉस passes the person and
गोज बिहाइंड द पर्सन, ठीक है, उस इंसान के पीछे गई बॉल, एंड गोज बिहाइंड द पर्सन इवेंचुअली कमिंग टू रेस्ट, बिकॉज वेलोसिटी उसकी वैसे भी डिक्रीज हो ही रही थी, तो इवेंचुअली कमिंग टू रेस्ट, वेलोसिटी उसकी वैसे भी डिक्रीज तो हो ही रही थी, तो अब ये बॉडी जो है ना वो आ जाएगी रेस्ट पे। भाई इतनी लंबी कहानी है सिर्फ एक छोटे से ग्राफ को लेकर के, यही तो खूबसूरती है फिजिक्स की भाई, आपने हर एक पॉइंट को डीप में एनालाइज कर लिया, ठीक है। तो चलिए मेरे ख्याल से आपको अच्छा एक काम करो ना, यहाँ जो मैंने हल्का सा काम करा है ना कि देखो ये एंगल थीटा अक्यूट एंगल बन गया, स्लोप रह गया उसका पॉजिटिव, ये एंगल थीटा जो था ऑब्ट्यूस एंगल बन गया, स्लोप हो गया नेगेटिव, एंड एवरीबॉडी नोज कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है ना बेटा वो होता है वेलोसिटी के बराबर, ठीक है। तो वेलोसिटी फिर क्या है डिक्रीज हो रही थी, और ये जो मैंने यहाँ पे कार्यक्रम एकदम रचा हुआ है ना, एक बार आप मैं चाहूंगा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ये मेरी गुजारिश रहेगी कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 3 2 1 रेडी गो डन। ओके बेटा, इसको मैं क्लियर करूंगा, और अब यहाँ पे जो भी चीजें आपके लिख के रखी है ना, कंक्लूजन, उसके बाद ग्राफ, उसके बाद ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद बाकायदा स्टेटमेंट, मैंने हर चीज कर दिया है, मैंने कहीं भी गुंजाइश नहीं छोड़ी है कि कहीं से भी डाउट रह जाए, ठीक है। कंक्लूड क्या क्या ग्राफ को देख के वो बता दिया, उसके बाद पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपके लिए मैंने बना दिया, इतना खूबसूरत नहीं बना होगा लेकिन मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे, और उसके बाद जो इसका एग्जाम्पल जो मैंने बताया पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, उसको मैंने बाकायदा यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर भी लिख दिया है, तो मेरे ख्याल से आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर जल्दी बढ़ाना अपने को अगले वाले केस के ऊपर भी। चलो भैया 3 2 1 रेडी गो डन हो चुका है अपना। अब आ जाओ इस वाले केस के ऊपर, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या है ना कि वेलोसिटी आपको दिख रही है, देखो ऑब्जर्वेशन टाइम t इक्वल टू 0 से पहले ही स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई वेलोसिटी ना पहले ज्यादा थी, उसके बाद धीरे धीरे वेलोसिटी कम हो रही है, ठीक है। वेलोसिटी कम होकर के कितनी हो गई है, 0 हो गई है। क्या हो रहा है बेटा, वेलोसिटी पहले ज्यादा थी, फिर वेलोसिटी धीरे धीरे कम होकर के हो चुकी है 0, और जब वेलोसिटी 0 हो गई ना उसके बाद फिर वेलोसिटी ने बढ़ना शुरू करा है, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो कंक्लूजन के तौर पे हमें क्या बात समझ में आ रही है, इस ग्राफ को तो आप लोगों ने देख लिया होगा, तो ग्राफ को देख करके जो कंक्लूजन अपने को मिल रहा है ना वो ये मिल रहा है कि पहले वेलोसिटी वाज बेसिकली, ग्राफ के अनुसार वेलोसिटी इज बेसिकली डिक्रीजिंग एंड बिकम 0, तो ग्राफ के अनुसार वेलोसिटी डिक्रीजेस, मतलब पहले कुछ ना कुछ वेलोसिटी दे के रखी होगी, उसके बाद ही ना डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो वेलोसिटी डिक्रीजेस एंड बिकम्स 0, तो पहले वेलोसिटी डिक्रीज होकर के इट बिकम 0, एंड उसके बाद वापस से इंक्रीज हो गई है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, एंड देन इंक्रीजेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो वेलोसिटी पहले डिक्रीज हो गई एंड बिकम 0 एंड देन इंक्रीजेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा है बेटा, उसके बाद ये हो रहा है कि फिर अचानक से कुछ हुआ होगा पता नहीं क्या, लेकिन अचानक से वेलोसिटी ना उतनी ही हो गई बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। मान ले कि इसके करस्पॉन्डिंग मैं बोलता हूं कि वेलोसिटी है -5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी है वो कितनी है, -5 मीटर पर सेकेंड। अब कुछ हुआ कि खट से वो जो वेलोसिटी है ना वो हो गई है +5 मीटर पर सेकेंड बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब मेरी बात समझना, इसका जो करेक्ट फिजिकल कॉन्टेक्स्ट होगा ना वो क्या होगा, तो जरा देखो, अगर मैंने मान ले ये ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है, अगर मैंने किसी बॉडी को ना ऊपर की तरफ फेंका है, सुनते हुए चलना अच्छे से, अगर मैंने किसी बॉडी को ऐसे ऊपर की तरफ फेंक दिया, ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या होगा बेटा, उसकी वेलोसिटी जो है ना वो डिक्रीज होगी, ठीक है। जैसे बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी तो उसकी वेलोसिटी जो है ना वो वेलोसिटी उसकी होगी डिक्रीज, ठीक है। और जैसे बॉडी पहुंच जाएगी अपने मैक्सिमम हाइट पे, ठीक है, जैसे बॉडी पहुंच जाएगी अपने मैक्सिमम हाइट पे तो बॉडी की जो वेलोसिटी है ना वो हो जाएगी 0, ठीक है। तो बॉडी की वेलोसिटी बेसिकली पहले क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रही थी, उसके बाद बॉडी की वेलोसिटी हो चुकी है 0। अब जरा गौर करना, जब बॉडी की वेलोसिटी 0 हो चुकी है, अब उसके बाद तो बॉडी नीचे गिरेगी, और जब बॉडी नीचे गिरेगी ना पता है क्या होगा, जब बॉडी नीचे गिरेगी तो बॉडी की वेलोसिटी फिर से बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर जाने पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इस वाले पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो रही है, वेलोसिटी इस वाले पॉइंट पे 0 हो रही है, और उसके बाद क्या हो रहा है, जैसे बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो बॉडी की वेलोसिटी फिर से बढ़ रही है, तो जैसे बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो बॉडी की वेलोसिटी फिर से बढ़ रही है बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। वही तो मसला था बेटा, पहले था ये ऊपर का डायरेक्शन, अब वेलोसिटी के बढ़ने का डायरेक्शन चेंज हो गया तो नीचे जा रही है। तो मैंने क्या बोला कि बॉडी की वेलोसिटी बढ़ तो रही है बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो वो ऑपोजिट को शो करने के लिए अपने ग्राफ खींच दिया नीचे की तरफ, ठीक है। अब सबसे प्यारी बात क्या है, सबसे प्यारी समझने वाली बात क्या है कि भाई
अभी वेलोसिटी -5 मीटर पर सेकेंड थी, अचानक से ऑलमोस्ट उसी टाइम इंस्टेंट पर वेलोसिटी पहुंच गई +5 मीटर पर सेकेंड। सर ऐसा कैसे हुआ? सुनो, जैसे मान लो कि बॉल ने फाइनली हिट करा विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन टकराने के बाद वो बॉडी जो है ना वो ऊपर की तरफ निकलेगी भी। तो जब बॉडी यहां टकरा गई, टकरा करके बॉडी वापस ऊपर की तरफ निकलेगी भी। तो भाई नीचे गिरने वाले प्रोसेस में जो फाइनल वेलोसिटी है वही ऊपर जाने वाले प्रोसेस की इनिशियल वेलोसिटी है। क्या बोला? नीचे गिरने वाले प्रोसेस की जो फाइनल वेलोसिटी है वही वेलोसिटी ऊपर जाने वाले प्रोसेस की इनिशियल वेलोसिटी है। साइन कन्वेंशन चेंज हो गया, -5 का खट से 5 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद फिर वापस से जब बॉडी ऊपर की तरफ जा रही होगी तो बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही होगी। तो देख लो भैया, बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही है। ठीक है, बॉडी पहुंचेगी मैक्स हाइट पर, वेलोसिटी हो जाएगी 0, फिर बॉडी गिरेगी नीचे विथ इंक्रीजिंग स्पीड। जब बॉडी नीचे वहां पे गिरी है, ट्रैजेक्टरी वाइज बॉडी नीचे गिर रही है विद इंक्रीजिंग स्पीड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां पे ये वाला केस क्या हो जाएगा? इसका एग्जांपल में क्या लिख दूंगा? एग्जांपल, a body या a ball या a body thrown vertically upwards, a body thrown vertically upwards with some velocity, a body thrown vertically upwards and then it is allowed to rebounds, and then it is allowed to rebounds। भाई अगर ऐसा होता कि बस एक ही बार बॉडी ऊपर अपन ने फेंकी, नीचे गिरी, टप्पा खा के उसको उचकने का मौका दिया नहीं। ठीक है, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा है। इसमें आप बकायदा देख सकते हैं कि लगातार, ठीक है, बॉडी को ऊपर फेंका, बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही है, बॉडी पहुंची मैक्स हाइट पे, वेलोसिटी हो गई 0, बॉडी उसके बाद नीचे गिरना शुरू करेगी विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, तो बॉडी की वेलोसिटी जो ना वो नेगेटिव हो गई। नेगेटिव में इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है कि बॉडी की वेलोसिटी बढ़ तो रही है बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। फिर टप्पा खाएगी, वहां पहुंच जाएगी, फिर टप्पा खाएगी, फिर यहां पहुंच जाएगी। समझे? टप्पा खाएगी, फिर यहां पहुंच जाएगी, फिर टप्पा खाएगी, फिर यहां पहुंच जाएगी, फिर टप्पा खाएगी, फिर यहां पहुंच जाएगी। इवेंचुअली उसकी वेलोसिटी धीरे 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 कम हो जाएगी एंड द बॉडी विल इवेंचुअली कम्स टू रेस्ट। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब आपको ना इसका ये ग्राफ चाहिए होगा बेटा। अब आपको ये वाला पूरा इसका रिप्रेजेंटेशन चाहिए होगा। मेरे ख्याल से पूरी कहानी आप लोगों को समझ में आ रही होगी। पक्का ये वाला फंडा पूरा क्लियर है बेटा? आ गया समझ में? 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। चलो बेटा, बहुत शानदार, ये वाला क्लियर हो गया। अब अगले वाले पे आ जाओ बेटा। ये वाला ग्राफ जो है ना वो क्या दिखाना चाह रहा है आपको? तो यहाँ पे क्या है कि पहले एक्सेलरेशन 0 है, मतलब बॉडी वाज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से एक्सेलरेशन जो है ना वो बढ़ गया, और उसी समय उतने ही स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम इंटरवल में एक्सेलरेशन बढ़ गया, फिर कम भी हो गया, एंड इवेंचुअली स्पीड जो है वो बन गई है यूनिफॉर्म। ऐसा सर कब होता है? मैं सी वाले का एग्जाम्पल जो यहीं पे कहता हूँ, मैं सी वाले का एग्जाम्पल यहीं पे कहता हूँ कि व्हेन अ बॉल हिट्स अ बैट, व्हेन अ यूनिफॉर्मली मूविंग बॉल, एक बॉल है जो कि यूनिफॉर्मली मूव कर रही थी, व्हेन अ यूनिफॉर्मली मूविंग बॉल, देखो भैया यूनिफॉर्म क्यों बोला मैंने? बिकॉज वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। कैसे पता भाई? एक्सेलरेशन 0 है ना, तो जब तक एक्सेलरेशन 0 है मतलब वेलोसिटी कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो व्हेन अ यूनिफॉर्मली मूविंग बॉल हिट्स अ बैट, then it gets accelerated in a very small time interval। ठीक है, then it gets accelerated in a very small time interval, it gets accelerated in a very small time interval, this gets accelerated in a very small time interval। it's as simple as that। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। और उसके बाद क्या है? टकराने के बाद बॉल निकली तो मूव करेगी विथ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, after leaving the bat, basically after leaving the bat its velocity becomes uniform again। After leaving the bat its velocity becomes uniform again। After leaving the bat its velocity becomes uniform again। it's as simple as that। तो भैया ये आपके सी वाले का भी पूरा हो चुका है। डन 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 डन। तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आपको लेके चलेंगे इसके अगले वाले सवाल की तरफ। मेरे ख्याल से पूरा फंडा सुपर क्लियर हो चुका होगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। पक्का? 3 2 1 रेडी गो डन। चलो भैया आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं।
Figure shows the xt plot of a particle executing one dimensional simple harmonic motion. भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 के अंदर। मैं आपको जरा बता दूं, सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन जो होता है ना वो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। हालांकि यहाँ पे पूरा ग्राफ एक्स पर प्लॉटेड है तो मैं डिस्प्लेसमेंट को वाई नहीं क्या ले लूंगा, एक्स ले लूंगा। ठीक है, इसका मतलब देखो पहली बात तो क्या है कि ओमेगा स्क्वायर इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ओमेगा मतलब क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर एंगुलर वेलोसिटी बोले कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट इतनी सी बात है कि ओमेगा का स्क्वायर जो है ना दिस इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। अगर ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन हो जाएगा नेगेटिव ऑफ एक्स। ठीक है, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज बेसिकली नेगेटिव ऑफ एक्स। ठीक है, जिसका अल्टीमेटली मतलब क्या है कि अगर पोजीशन रहेगा पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन रहेगा नेगेटिव, अगर पोजीशन रहेगा नेगेटिव तो एक्सेलरेशन माइनस माइनस करके प्लस बन जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये वाली कहानी होती है फॉर ऑसिलेशन। ठीक है, ये वाली कहानी होती है फॉर ऑसिलेशन। तो मैं ये चाहूंगा कि एक बार आप इस चीज को लिख लें बिकॉज मैं इसको बार बार यूज करने वाला हूं, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स करके। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो मैं चाहूंगा कि जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि अपन कहानी में आगे बढ़े। ठीक है, हो गया क्या? चलो भैया अब जरा ध्यान देते हुए चलना। पहला क्या पूछा हुआ है, गिव द साइंस ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, पोजीशन निकालना है, वेलोसिटी निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है। पहला क्या है, t इज इक्वल्स टू 0.3 पे। ठीक है, अब जरा एक काम करो, पोजीशन पे फोकस करो। ठीक है, जब t इज इक्वल्स टू अपन ने 0.3 लेके रखा है ना तो भाई साहब ये जो 0 और 1 के बीच में कहीं पे आएगा 0.3 और 0.3 के करस्पॉन्डिंग अगर चेक किया जाए तो पोजीशन आएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। ठीक है, अगर पोजीशन आएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे तो x क्या हो जाएगा बेटा, माइनस के बराबर। उसके बाद क्या पूछा हुआ है, वेलोसिटी। भाई पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप मार दो, मिल जाएगा आपको वेलोसिटी। तो यार 0.3 के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आ रहा होगा, मान लिया अपन कि ये वाला कहीं पॉइंट आ रहा होगा। ठीक है, आधे पे आएगा 0.5 ना, तो उसके पहले आएगा 0.3। अब अगर मैं इस पे स्लोप मार दूं, अगर मैंने स्लोप मार दिया इसके ऊपर, ठीक है, तो ये जो स्लोप जा रहा है ना, ये जो लाइन जा रहा है ना, उसका ये एंगल बनेगा जो कि ऑब्वियसली ऑब्ट्यूस एंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल है मतलब स्लोप कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अगर स्लोप नेगेटिव हो जाएगा तो वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। और एक्सेलरेशन जो है ना वो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का जस्ट उल्टा ही आना है। अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे माइनस में आ रहा है तो एक्सेलरेशन कैसा आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 0.3 पे। तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब अगले वाले पे आते हैं। 1.2 सेकेंड्स की बातचीत है। ठीक है, इस दफा जो बातचीत है वो हो रही है एट 1.2 सेकेंड्स। तो बी वाले पॉइंट पे आ जाओ। टी इज इक्वल टू कितना है बेटा, 1.2 सेकेंड्स। ये आप लोगों ने बना ही लिया होगा, बना के रखना बेटा, तभी मजा आएगा इसके अंदर। ठीक है, अब बात हो रही है 1.2 सेकेंड्स पे। अब जरा गौर करो, जब 1.2 सेकेंड्स की बात करूंगा मतलब ग्राफ कहीं यहां कहीं आएगा तो उसका पोजीशन जो है ना वो तो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब x हो जाएगा पॉजिटिव। उसके बाद दूसरी बात क्या होती है भाई, निकालना होता है वेलोसिटी। ठीक है, तो जहां पे आपको वो पॉइंट दिख रहा है ना, बस वहां पे आप एक लाइन मार दो, क्योंकि उसी का तो स्लोप निकालोगे ना भाई मेरे। जब इसका देखो यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा था 1.2 पे, अपन ने एक लाइन मार दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका जो अब ये जो एंगल बन रहा है दिस इज एब्सोल्युटली अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल है, इसका मतलब क्या है, स्लोप हो जाएगा पॉजिटिव, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो दूसरे वाले केस में अपना आंसर क्या आ चुका है, प्लस प्लस और माइनस का आंसर आ चुका है। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा, जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। प्लस प्लस और माइनस का अपना आंसर आ चुका है, डन डनाडन डन। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आते हैं माइनस 1.2 सेकेंड्स के ऊपर। ठीक है, सी वाले पे आ जाओ बेटा, माइनस का 1.2 सेकेंड्स। भाई जरा बात सुनते हुए चलेगा। ठीक है, इसको मैं जरा अभी यहां से रिमूव कर रहा हूं। भाई माइनस का 1.2 सेकेंड्स मतलब यहां कहीं कोई पॉइंट आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब अगर यहां पॉइंट आ रहा है तो पोजीशन कैसा हो जाएगा इसका, नेगेटिव। पोजीशन कैसा हो जाएगा इसका, नेगेटिव हो जाएगा। 1.2 इसका जो स्लोप होगा ना, इसका स्लोप मार दूंगा मैं एक बार, देख लो यार। 1.2 मतलब यहीं कहीं का पॉइंट होगा, तो मैंने स्लोप ऐसा मार दिया। ठीक है, यहाँ का पॉइंट होगा, मैंने स्लोप ऐसा मार दिया। एंगल इज अक्यूट ओनली। अगर एंगल अक्यूट है मतलब क्या हो जाएगा बेटा, वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, और वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, पोजीशन का साइन कन्वेंशन पलट दीजिएगा, इतनी सी बात है। ठीक है, माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, तो थर्ड वाले का आंसर अपना आ जाएगा बेटा क्या, माइनस आ जाएगा, उसके बाद प्लस आ जाएगा और प्लस आ जाएगा। हो गया, 3 2 1 रेडी गो डन। चलो भैया
16th वाला क्वेश्चन इज ऑल डन फॉर यू। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। भाई एक बार ये ग्राफ देख लो तो मैं बहुत चीजें खुद ब खुद समझ में आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। फिगर शोज एक्सटी प्लॉट ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन 3 डिफरेंट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब टाइम इंटरवल जो है ना बेटा वो बाकायदा इक्वल लेके रखा हुआ है। अब क्या पूछा हुआ है, इन विच इंटरवल इज द एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट, ठीक है। एवरेज स्पीड जो है ना वो ग्रेटेस्ट कौन से इंटरवल में है, पहली बात तो ये पूछ के रखा हुआ है। तो जरा गौर करेंगे भाई साहब, कहां पे देखो, अगर एवरेज स्पीड निकालनी है ना तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। मतलब चेंज ऑन दी डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज ऑन दी टाइम, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अगर आप देखें टाइम इंटरवल 1 की बात करें, ठीक है, तो सबका डेल्टा टी सेम है, सबका ही डेल्टा टी जो है ना वो सेम है। ये अपने पास होने वाला है बेसिकली एवरेज स्पीड, ये अपने पास होने वाला है बेसिकली एवरेज स्पीड, ठीक है। तो डेल्टा टी इज सेम इन ऑल द इंटरवल्स, हर टाइम इंटरवल का जो चेंज इन टाइम है ना वो बाकायदा सेम है। अब जरा आपको गौर करना पड़ेगा, डेल्टा एक्स जहां पे ज्यादा होगा, डेल्टा एक्स जहां पे ज्यादा होगा वहां पे एवरेज स्पीड भी ज्यादा होगी, ठीक है। अगर डेल्टा एक्स पे आपको फोकस मैं करवाऊं ना तो जरा आप जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत मस्त चीज है। देखो 1 सेकेंड मतलब इतने इंटरवल में भाई दिस इज गोइंग टू बी, ये है डेल्टा x1, ठीक है। डेल्टा एक्स समझ रहे हो क्या, मैं इसको रेडी कर देता हूं एक बार, ठीक है। ये है डेल्टा x जो कि फर्स्ट वाले स्पैन में आ रहा है, ठीक है। अब जरा वहां पे गौर करते हुए चलेगा, क्या होगा, बहुत ही बारीक काम है बेटा। ये था डेल्टा टाइम में चेंज और ये आ रहा है किस में चेंज, ये आ रहा है बेटा ये x में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको भी रेड कर देता हूं, ये भी आसान रहेगा समझने के लिए। ये जो रेड किया है ना ये डेल्टा x है बट किस में, सेकेंड इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। अगर आप यहां पे गौर करें ना तो ये दरअसल x पे इतना बड़ा चेंज आ रहा है। x मतलब x एक्सिस नहीं बोल रहा हूं, x मतलब पोजीशन बोल रहा हूं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इतना ज्यादा चेंज आ रहा है पोजीशन में, इतने चेंज इन टाइम के लिए इतना बड़ा चेंज आ रहा है पोजीशन में। तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ा चेंज पोजीशन में थर्ड वाले इंटरवल में, ठीक है। तो डेल्टा x जो थर्ड इंटरवल में है ना वो इज ग्रेटेस्ट, देयरफॉर अपन क्या बोल देंगे कि एवरेज स्पीड, देयरफॉर अपन क्या बोल देंगे कि एवरेज स्पीड इज ग्रेटेस्ट इन थर्ड इंटरवल। अपन क्या बोल देंगे कि एवरेज स्पीड इज ग्रेटेस्ट इन थर्ड टाइम इंटरवल, इट्स एज सिंपल एज दैट, इज ग्रेटेस्ट इन द थर्ड टाइम इंटरवल, इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। चलो भैया बहुत क्लियर है, अच्छा है, बढ़िया है। उसके बाद क्या हो रहा है बेटा, क्या पूछा हुआ है, एंड इन विच इज इट द लीस्ट, भाई सबसे कम किस में है। एवरेज स्पीड जो है ना, एवरेज स्पीड जो है ना वो सबसे कम किस में है। तो आप इसको बकायदा देख सकते हैं भाई, सबसे छोटा चेंज जो है ना वो यहाँ पे सेकेंड इंटरवल में आ रहा है, ठीक है। सबसे छोटा चेंज जो है ना वो सेकेंड इंटरवल में आया, तो लिख दूं उसको कि डेल्टा x2 इज लीस्ट, डेल्टा x2 इज लीस्ट, देयरफॉर एवरेज स्पीड इज लीस्ट, देयरफॉर एवरेज स्पीड इज लीस्ट इन द सेकेंड टाइम इंटरवल, therefore average speed is least in the second time interval, therefore the average speed is least in the second time interval, it's as simple as that, ठीक है। तो जल्दी इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके लिए कर दिया गया है पूरा डन डनाडन डन, ठीक है। तो एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट है थर्ड इंटरवल में और लीस्ट है सेकेंड वाले इंटरवल के अंदर, ठीक है, हो गया। चलो अब क्या पूछा हुआ है यहाँ पे, गिव द साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर ईच इंटरवल, ठीक है। गिव द साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर ईच इंटरवल। तो भाई यहाँ पे जरा गौर करें, अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है ना तो भाई यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये dx जा रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा नेगेटिव और इंटरवल 1 और इंटरवल 2 का जो है ना वो dx है पॉजिटिव, तो वो हो जाएगा पूरा पॉजिटिव। तो अपन इसको लिख दें, ये आप लोगों ने पूरा छाप लिया है। एक काम करो ना, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं उसका जो तीसरा वाला पार्ट है ना उसको भी क्लियर देता हूं कि कहां पे पॉजिटिव है और कहां पे नेगेटिव है, कहां पे पॉजिटिव है और कहां पे नेगेटिव है, उसको भी क्लियर कर देता हूं, ठीक है। देखो भाई डेल्टा x1 एंड डेल्टा x2 आर पॉजिटिव, ये जो चेंज ऑन द x कोऑर्डिनेट है
चेंज ऑन द डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट है वो पहले वाले इंटरवल में और दूसरे वाले इंटरवल में दोनों में कैसा है, पॉजिटिव है। कैसे है बेटा, देखो भैया ये चेंज हो रहा है एक्स पे, मतलब डिस्प्लेसमेंट पे ये चेंज हो रहा है ऊपर की तरफ, यहां पर भी एक बारीक चेंज आ रहा है ऊपर की तरफ, तो वो पॉजिटिव है ना। लेकिन अगर आप यहां पे गौर करें तो ये वाला चेंज आ रहा है नीचे की तरफ, तो वो नेगेटिव है, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ठीक है। तो डेल्टा x1 एंड डेल्टा x2 आर पॉजिटिव, आर पोजिशन नहीं बेटा, आर पॉजिटिव, आर पॉजिटिव, देयरफॉर एवरेज स्पीड इज पॉजिटिव इन इंटरवल 1 एंड 2। एवरेज स्पीड इज पॉजिटिव इन इंटरवल 1 एंड 2। लेकिन अगर आप थर्ड वाले की बात करेंगे तो थर्ड वाले में डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो नेगेटिव हो चुका है, तो अपन लिख देंगे कि बट डेल्टा x3 is negative, therefore average speed is negative, therefore average speed is negative in third time interval, therefore average speed is negative in the third time interval। It's as simple as that। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा भी पूरा सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा, तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलो ठीक है, बहुत शानदार। तो ये वाला हो चुका है अपना एकदम डन डन डन। इसको निपटाते हैं और बढ़ते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। इत्मीनान से सवाल देख लो, तुम्हारा ही सवाल है, उसके बाद फिर इसको मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। हो गया हो गया हो गया, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब जरा गौर करते हुए चलना। फिगर गिव्स अ स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है, बहुत ही शानदार सा स्पीड टाइम ग्राफ है लहरों जैसा। उसके बाद क्या बोल के रखा हुआ है यहाँ पे कि 3 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स आर शोन, ठीक है भैया। इन विच इंटरवल इज द एवरेज एक्सेलरेशन ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन ग्रेटेस्ट कब होगा बेटा, जब इसका ना चेंज ऑन द स्पीड वाला पॉइंट जो है ना ज्यादा होगा। देखो भैया ए वाले में इतना कम चेंज हो रहा है, बी वाले में काफी ज्यादा चेंज हो रहा है स्पीड में, और डी वाले में तो ना के बराबर चेंज लग रहा है स्पीड में। तो अपन कह सकते हैं कि यहां पे इन द टाइम इंटरवल 2, टाइम इंटरवल 2 के अंदर सबसे ज्यादा चेंज आपको देखने को मिलेगा स्पीड में। इसका मतलब इट विल हैव ग्रेटेस्ट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो टाइम इंटरवल 2 विल हैव ग्रेटेस्ट एक्सेलरेशन, ठीक है। इस बात को आप लोग समझ गए क्या, टाइम इंटरवल 2 विल हैव ग्रेटेस्ट एक्सेलरेशन। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये अपना पहला वाला केस डन 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 डन। उसके बाद क्या पूछा हुआ है, इन विच इंटरवल इज द एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट। भाई एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट को देखने के लिए आपको बस बाकायदा ग्राफ को देखना है, सबसे ऊंचा ग्राफ कब जा रहा है, टाइम इंटरवल 3 पे, तो वहां पे एवरेज स्पीड इज द ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो लिख दूं मैं कि एवरेज स्पीड is obviously greatest, average speed is obviously greatest at time interval 3। भाई क्लियरली दिख रहा है ना, ठीक है। एवरेज स्पीड इज एब्सोल्युटली ग्रेटेस्ट एट टाइम इंटरवल 3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, इन द टाइम इंटरवल 3। और क्या पूछा हुआ है इसके अंदर बेटा, इन विच इंटरवल इज द एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट, वो अपना हो चुका है। चूजिंग द पॉजिटिव डायरेक्शन एज द कांस्टेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन, गिव द साइन कन्वेंशन ऑफ v एंड a इन द 3 इंटरवल्स, ठीक है। मतलब वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का अपन को तीनों टाइम इंटरवल्स में साइन कन्वेंशन कोड करना है। इट्स एज सिंपल एज दैट। मैं ये चाहूंगा कि पहले आप इतनी पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट ले लें। 3 2 1 रेडी गो डन। हो गया, चलो बेटा अब आगे बढ़ो। एक्सेलरेशन का और वेलोसिटी का बस और बस साइन कन्वेंशन निकालना है, ठीक है। तो अपन पहले बात करते हैं टाइम इंटरवल 1 के अंदर, ठीक है भाई। जहां तक वेलोसिटी कंसर्न्ड है, तीनों ही टाइम इंटरवल्स में वेलोसिटी पॉजिटिव ही है, ठीक है। तीनों ही टाइम इंटरवल्स में जो स्पीड है ना वो बेसिकली मतलब स्पीड बढ़ रही है। दूसरा क्या है कि पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव एक्सिस की तरफ ही जा रही है, तो वेलोसिटी जो है वो हो जाएगी पॉजिटिव। लेकिन मसला होगा किसके बारे में बेटा, एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। अब जरा गौर करना, यहाँ पे क्या होगा एक्सेलरेशन, टाइम इंटरवल 1 की बात करें तो ये रहा अपने पास उसका लाइन कर्व, ठीक है। अगर मैं इस पे स्लोप मारूंगा ना, अगर मैं इस पे एक लाइन मारूंगा ना, तो ये रहेगा इसका लाइन, और ऑब्वियसली इसका एंगल जो है वो बनेगा वहां पे थीटा। और अगर थीटा को आप देख रहे हैं तो वो अक्यूट एंगल है, पॉजिटिव स्लोप बन रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आते हैं दूसरे वाले टाइम इंटरवल के ऊपर।
दूसरा टाइम इंटरवल ग्राफ दिख रहा होगा आप लोग को, तो दूसरे वाले में भी वेलोसिटी क्या होगा बेटा, पॉजिटिव ही होगा। मैंने कहा था तीनों टाइम इंटरवल्स की वेलोसिटी जो है ना वो बाकायदा से पॉजिटिव है। लेकिन मसला किसके बारे में होगा बेटा, अब मसला होगा अबाउट एक्सेलरेशन, ठीक है। गौर करते हुए चलना, अब पूरा केस होगा अबाउट व्हाट, अबाउट एक्सेलरेशन, ठीक है। जरा यहाँ पे गौर करो, जब आप इसकी बात करोगे ना, ये बीसी वाले की, जब इसका आप स्लोप मारोगे ना, इसका स्लोप हो जाएगा क्या, ऑब्ट्यूस एंगल पे, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल क्या मतलब, इसका स्लोप हो गया नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन भी कैसा हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी हो जाएगा नेगेटिव, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आखिरी इंटरवल की बात करते हैं, थर्ड टाइम इंटरवल। तो यहां पे अगर आप वेलोसिटी के बारे में सोचोगे, अगर आप यहां पर वेलोसिटी के बारे में सोचोगे तो वेलोसिटी इज एब्सोल्युटली पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव एक्सिस पे ही चल रहा है, ठीक है। अब यहां पे आता है मसला अबाउट एक्सेलरेशन। भाई ये जो थर्ड इंटरवल है ना, वहां पे जरा इत्मीनान से गौर करना, ये जो डी पे अगर मैंने एक लाइन मार दिया, ठीक है, अगर मैंने स्लोप निकालने के हिसाब से अगर मैंने डी पे लाइन मार दिया तो ये टाइम एक्सिस के पैरेलल पहुंच जाएगा, और अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल पहुंच गया है, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, इस वाले केस में स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज जीरो। Therefore, यहां पे आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज जीरो, ठीक है। ये वाला केस भी आपके लिए कर दिया है, डन 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 डन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और आखिरी पॉइंट पे जल्दी से कूद जाते हैं। हो गया 3 2 1 रेडी गो डन। चलो बेटा, बहुत शानदार। अब क्या लिखा हुआ है, आखिरी पॉइंट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, व्हाट आर द एक्सेलरेशंस एट द पॉइंट ए पर, बी पर, सी पर और डी पर, ठीक है। ए पर, बी पर, सी पर और डी पर क्या होगा यहाँ पे एक्सेलरेशन। तो जरा गौर करें, जहां पे आपको निकालना है एक्सेलरेशन, वहां पे आप लाइन मार दो, उसका स्लोप निकाल लेना। ए वाला पॉइंट ये रहा, ये इसका लाइन भाई पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस, ठीक है। उसके बाद बी वाला पॉइंट भी टॉप पे आ रहा है, इस पे लाइन मार दी, पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस, स्लोप इक्वल टू जीरो। सी पर भी पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस, स्लोप इक्वल टू जीरो। और डी पर भी सेम कहानी हो रही है, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस एंड स्लोप इक्वल टू जीरो। तो अपन लिख देंगे कि फॉर ऑल द 4 पॉइंट्स, फॉर ऑल द 4 पॉइंट्स, सर कौन कौन से 4 पॉइंट्स थे वो, ए वाला पॉइंट, बी वाला पॉइंट, सी वाला पॉइंट और डी वाला पॉइंट। फॉर ऑल द 4 पॉइंट्स ए, बी, सी एंड डी, द स्लोप या फिर द लाइन इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, द लाइन इज पैरेलल to time axis, the line is parallel to time axis and therefore the slope becomes zero, and the slope becomes zero। अरे भैया अगर लाइन तुम्हारे पास पैरेलल हो गई है टाइम एक्सिस के, तो जब स्लोप निकालोगे तो tan जीरो निकलेगा स्लोप, ठीक है। और tan जीरो क्या होता है, जीरो के बराबर होता है, ठीक है। and the slope becomes zero, and the slope becomes zero, therefore acceleration is zero, therefore the acceleration is zero, therefore the acceleration is zero। it's as simple as that। मेरे ख्याल से ये वाली कहानी भी दिमाग में बहुत ही शानदार तरह से फिट हो गई होगी। अब जल्दी इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका आखिरी क्वेश्चन था बेटा। पूरा फंडा क्लियर हो गया, 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन, सुपर क्लियर। चलो भैया, तो ये एनसीईआरटी पार्ट 2 में 11 से लेकर के 18 तक के क्वेश्चंस जो कि बाकायदा कंप्लीट करवा दिए गए हैं। अगर आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे ना, तो इस वीडियो के ठीक ऊपर आपको मिल जाएगा, जहां पे एनसीईआरटी के ही एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट करवा दिया गया था डिटेल्ड सोल्यूशन के फॉर्मेट में, जैसा कि इस वीडियो में भी हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को बहुत बेहतरीन तरह से देखें, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करा गया है। और अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है, तो अपना प्यार बरसाओ, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि सब लोग जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकें कि क्या क्या चीजें आ चुकी हैं और क्या क्या धमाकेदार चीजें और भी इसके अंदर ऐड होने वाली हैं, ठीक है। आपका जो भी अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बहुत ही प्यार भरे शब्दों में मुझ तक पहुंचा सकते हैं। अगर लगता है कि इस पे काम करना चाहिए तो बिल्कुल काम किया जाएगा, ठीक है। तो अब क्लास करते हैं यहीं पे खत्म। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाया जा रहा है, लैंग्वेज का पूरा ख्याल रखते हुए बाकायदा हिंदी मीडियम में भी सेम इंटेंसिटी के साथ क्लासेस चलती हैं, लाइव्स भी चलती हैं, रिकॉर्डिंग भी चलती हैं। तो आप इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम दोनों में पढ़ सकते हैं। उसके बाद सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।